हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 9 जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत व प्रक्रम। तो चलिए शुरू करते हैं। जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों में या उनसे मिलने वाले उत्पादों में परिवर्तन लाया जाता है जो मनुष्य के लिए लाभदायक होता है, उसे जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। मतलब जो सजीव होते हैं, सजीव क्या होता है? जिसमें जान होती है, जो वृद्धि करते हैं, जिनमें गतिशील तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, जो जनन करते हैं, वो सब क्या है? सजीव है। ठीक है। सजीवों में या उनसे मिलने वाले उत्पादों में, जैसे गाय है, उससे क्या मिलता है? हमें दूध। तो मतलब उससे मिलने वाला उत्पादन हुआ वो। गाय क्या है? सजीव ही तो है। सजीव से मिलने वाला उत्पाद वो क्या है? दूध। अगर हमने मतलब लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, हमने दूध में डाल दिया तो दूध से क्या बन जाता है? दही। मतलब सजीव से मिलने वाले उत्पाद में परिवर्तन हुआ, दूध से दही बना, तो वो क्या हुआ? जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, समझ में आया? अब हम पढ़ेंगे जैव प्रौद्योगिकी कितने प्रकार के होते हैं। जैव प्रौद्योगिकी दो प्रकार के होते हैं, प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी और आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी। प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है? यह जैव प्रौद्योगिकी का सबसे पुराना रूप है। कैसा रूप है? सबसे पुराना यानी प्राचीन रूप है, जिसमें किसी जीव के प्राकृतिक रूप का उपयोग किया जाता है। मतलब कृत्रिम रूप का उपयोग नहीं किया जाता, प्राकृतिक रूप का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ताकि उससे कोई उत्पाद बनाया जा सके, जैसे अल्कोहल बनाना, दही बनाना, सिरका बनाना आदि। ओके, अब है हमारा आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी। आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है? वह तकनीक जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीव तथा अन्य जीवों में आनुवंशिक स्तर पर परिवर्तन लाया जाता है। सूक्ष्म जीव क्या होता है? जिसे हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें कहते हैं सूक्ष्म जीव। मतलब बहुत ज़्यादा छोटे जीव होते हैं वो। ठीक है। अन्य जीवों में आनुवंशिक स्तर मतलब डीएनए और आरएनए में परिवर्तन लाया जाता है। ठीक है, तथा उनसे मन चाहे उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब जो हमारा मन हुआ, हम उनसे वो उत्पाद प्राप्त किया कर सकते हैं, जैसे मानव इंसुलिन का उत्पादन। ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत। रासायनिक अभियांत्रिकी या जैव प्रक्रिया अभियांत्रिकी का मतलब दोनों एक ही होता है। ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग। रासायनिक अभियांत्रिकी वह प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीव, ठीक है, जिसमें सूक्ष्म जीवों को संदूषित रहित वातावरण प्रदान करके वृद्धि कराई जाती है। अब संदूषित रहित वातावरण कैसा होगा? जहाँ पर बिल्कुल भी प्रदूषण ना हो, बिल्कुल साफ हो, स्वच्छ हो। ठीक है, तो ऐसा वातावरण प्रदान करके वृद्धि कराई जाती है। इससे आवश्यक सूक्ष्म जीवों से प्रतिजैविक टीके, हार्मोन आदि अधिक मात्रा में तैयार किए जा सकते हैं। मतलब जो प्रतिजैविक होती है, एंटीबायोटिक और टीके, हार्मोन आदि वगैरह, वो किससे प्राप्त होते हैं? हमें सूक्ष्म जीवों से। तो हम मन चाहे तो उत्पाद प्राप्त कर ही सकते हैं उनकी वृद्धि करा के। और हमने स्वच्छ वातावरण क्यों लिया? अगर संदूषित वातावरण होगा तो हमारे जो प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक, टीके, हार्मोन है, ये तो दूषित हो जाएंगे, क्योंकि जब वातावरण ही दूषित है तो प्रतिजैविक, टीके, हार्मोन तो दूषित होंगे ही ना। इसीलिए स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, तभी ये भी स्वच्छ होंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आनुवांशिक अभियांत्रिकी। अब ये क्या होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है? आनुवंशिक अभियांत्रिकी वह प्रक्रिया है जिसमें आनुवंशिक पदार्थ जैसे डीएनए और आरएनए को किसी वांछित जीव मतलब अन्य जीव में प्रवेश कराया जाता है। इससे उस जीव की संरचना और कार्य यानी फिनोटाइप में परिवर्तन कर उसे नए गुण प्रदान किए जाते हैं। मतलब हम जैसे हमने एक वांछित जीन लिया और वो जीन क्या करता है? हार्मोन बनाता है, मान लिया प्रतिजैविक बनाता है। अब हमें उसकी कॉपी करनी है। ठीक है, उसे हम किसी वांछित जीव में डालेंगे जिसमें क्या होगा? ओराई स्थल होगा, जिससे उसकी कॉपियाँ बनेंगी। आनुवंशिक अभियांत्रिकी में जीन क्लोनिंग तथा जीन स्थानांतरण की विधियों द्वारा पुनर्योगज डीएनए बनाया जाता है। अब जीन क्लोनिंग क्या होता है? एक साथ लाखों करोड़ों कॉपियाँ बनाना जीन क्लोनिंग कहलाता है। ठीक है, जीन स्थानांतरण की विधियों द्वारा पुनर्योगज डीएनए बनाया जाता है। मतलब हम एक वांछित जीन लेते हैं और लेते हैं एक वाहक के रूप में क्या लेंगे? इसमें प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड में हम उसको डालेंगे, किसको? वांछित जीन को। और प्लाज्मिड से क्या बनता है? उन दोनों को जोड़कर पुनर्योगज डीएनए। ठीक है, अब प्लाज्मिड कैसी संरचना है? प्लाज्मिड गोलाकार है, यानी गोल आकार की है गोलाकार, और स्वप्रतिकृति यानी खुद की कॉपी बनाता है, और प्रतिरोधकता है, मतलब ये एंटीबायोटिक से बचाता है। जिस कोशिका में ये होगा उसको बचाएगा। अगर हम किसी कोशिका में, हमें पता करना है कौन सी कोशिका में प्लाज्मिड डीएनए गया है, वाहक जीन और प्लाज्मिड डीएनए गया है, तो हम प्रतिजैविक डालते हैं कोशिकाओं में।
तो जिस जिस कोशिका में प्लाज्मिड गया होगा वो कोशिका स्वस्थ मतलब बच जाएंगी और बाकी की कोशिकाएं मर जाएंगी। ठीक है। अब जो प्लाज्मिड होता है इसको हम किससे काटते हैं? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को आणविक कैंची भी कहते हैं। इससे हम इसको काटेंगे और जो हमारा वाहक जीन होगा उसको यहाँ पर जोड़ेंगे और इसको जोड़ेगा कौन? डीएनए लाइगेज या लाइगेज वांछित जीन को प्लाज्मिड से जोड़ता है। ठीक है, जिससे हमारा क्या बनता है? पुनर्योगज डीएनए बनता है। अब जब ये कॉपी करेगा तो हमारा जो वांछित डीएनए या जीन है वो भी कॉपी करेगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड जीवाणु की कोशिका में पाए जाने वाला छोटा गोलाकार और स्वप्रतिकृति करने वाला डीएनए होता है। मतलब प्लाज्मिड क्या? एक तरह का डीएनए है जो जीवाणु कोशिका में पाया जाता है और ये छोटा होता है, गोलाकार होता है और स्वप्रतिकृति करने वाला होता है। मतलब इसमें ओआरआई स्थल होता है प्लाज्मिड में। ठीक है, और उसमें ऐसे जीन होते हैं जो जीवाणु को विशेष गुण प्राप्त करते हैं। मैंने ही बताया था, इसी प्रतिजैविक से बचाता है जिस भी जीवाणु कोशिका में ये होगा। ठीक है, प्लाज्मिड का उपयोग आनुवांशिक अभियांत्रिकी में वाहक के रूप में किया जाता है। मतलब जब हम पुनर्योगज डीएनए बनाते हैं, एक वांछित जीन लेते हैं और एक लेते हैं वाहक, तो प्लाज्मिड को किसके रूप में लेते हैं? वाहक के रूप में। इससे आवश्यक जीन जोड़कर पुनर्योगज डीएनए बनाते हैं। ठीक है, जिससे औषधि, दवाइयाँ, टीका, हार्मोन आदि का निर्माण किया जाता है। अब पुनर्योगज डीएनए या आरडीएनए क्या होता है? पुनर्योगज डीएनए या आरडीएनए, आर का मतलब क्या है यहाँ पर? रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट यानी पुनर्योगज। ठीक है, पुनर्योगज डीएनए वह तकनीक है जिसमें दो या दो से अधिक स्रोतों से प्राप्त डीएनए के खंडों को जोड़कर नए डीएनए बनाए जाते हैं। मतलब हम एक वांछित डीएनए लेते हैं, डीएनए और ये जीन एक ही होता है। ठीक है, क्योंकि जो जीन होता है वो डीएनए के छोटे से खंड को जीन कहते हैं। ठीक है, तो हम एक वांछित जीन लेते हैं और एक लेते हैं वाहक यानी प्लाज्मिड। उन दोनों के खंडों को जोड़ते हैं। कितने स्रोत हुए? 2 स्रोत हुए। 2 या 2 से अधिक स्रोत ले सकते हैं इसमें। ठीक है, हमने 2 स्रोत लिए, एक वांछित जीन लिया और एक लिया वाहक यानी प्लाज्मिड। उन दोनों के खंडों को आपस में जोड़ा और क्या बनाया? पुनर्योगज डीएनए। इसमें वांछित जीन को प्लाज्मिड जैसे वाहक में जोड़कर जीव में प्रवेश कराया जाता है, जिससे आवश्यक गुण प्राप्त होते हैं। ठीक है, सन 1972 में हर्बर्ट बोयर और स्टैनले कोहेन ने पुनर्योगज डीएनए की खोज की। उन्होंने साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम जीवाणु पर प्रयोग करके बनाया था। मतलब सबसे पहले पुनर्योगज डीएनए किसने बनाया था? हर्बर्ट बोयर ने और स्टैनले कोहेन ने। कब बनाया था? 1972 में। और इन्होंने प्लाज्मिड कहाँ से प्राप्त किया था? साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम जीवाणु से प्राप्त किया था प्लाज्मिड। और ये वाला जीवाणु कौन सा जीवाणु है? ये कौन सा रोग उत्पन्न करता है? टाइफाइड। ठीक है, पुनर्योगज डीएनए तकनीक का आरेख। हम एक लेते हैं, वाहक लेते हैं, वांछित जीन लेते हैं और एक लेते हैं प्लाज्मिड जिसमें ओआरआई स्थल होता है। इन दोनों को जोड़ देते हैं जिससे क्या बनता है? पुनर्योगज डीएनए। अब इसी के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे डिटेल से। ठीक है, कि हम कैसे बनाते हैं पुनर्योगज डीएनए। ठीक है, पुनर्योगज डीएनए तकनीक का आरेख। हमने एक बाहरी या वांछित जीन लिया और एक लिया वाहक डीएनए में क्या लिया? प्लाज्मिड। ठीक है, अब प्रतिबंधन एंजाइम, जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, वो दोनों डीएनए को विशिष्ट जगह पर काटता है। इसने काटा दोनों को, इसको यहाँ पे काटा, इसको यहाँ पे काटा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? जो डीएनए लाइगेज होता है वो इन दोनों डीएनए को जोड़ देगा। लाइगेज दोनों डीएनए को जोड़ देती है। जोड़ दिया दोनों को, क्या बना? पुनर्योगज डीएनए। अब इस पुनर्योगज डीएनए को हम स्थानांतरित करेंगे किसमें? जीवाणु कोशिका में। ठीक है, ये रही जीवाणु कोशिका, यह है इकोलाई जीवाणु। हमने इसको पुनर्योगज डीएनए को इसमें स्थानांतरित किया। अब ये जो जीवाणु कोशिका का उपयोग क्यों किया हमने? जीवाणु कोशिका कॉपी करती है। ठीक है, जो जीवाणु कोशिका है हर 20 मिनट में कॉपी करती है। कितने टाइम में? हर 20 मिनट में कॉपी करती है जीवाणु कोशिका। हमने यहाँ पर मानव कोशिका का या और किसी कोशिका का उपयोग क्यों नहीं किया? क्योंकि जो मानव कोशिका होती है वो हर 24 घंटे में एक बार विभाजन करती है और जो जीवाणु कोशिका है ये हर 20 मिनट में विभाजन करती है। अगर हम मानव कोशिका का उपयोग करेंगे तो उससे तो टाइम लग जाएगा कॉपी करने में। और जो जीवाणु कोशिका ये हर 20 मिनट में विभाजन करती है, जिससे घंटों में हमारी लाखों करोड़ों कॉपियाँ बन जाएंगी। ठीक है, इसीलिए हमने जीवाणु कोशिका का उपयोग किया पुनर्योगज डीएनए की कॉपी के लिए। ठीक है, अब है जैव प्रौद्योगिकी के साधन या टूल्स। ठीक है, यानी पुनर्योगज डीएनए बनाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होती है हमें? देखो, एंजाइम चाहिए होता है। एंजाइम किस लिए? वांछित जीन और प्लाज्मिड यानी वाहक को काटने के लिए
और जोड़ने के लिए, ठीक है। संवाहक चाहिए होता है यानी प्लाज्मिड, और परपोषी कोशिका चाहिए होती है यानी होस्ट सेल। मतलब वांछित जीन को जो हमारा वो बनेगा पुनर्योगज डीएनए, उसको इसमें स्थानांतरित करेंगे परपोषी कोशिका में या जीवाणु कोशिका में, तभी तो हमारी जो जीन है उसकी कॉपी बनेगी। हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे एंजाइम, ठीक है। तो इसमें हमारा लाइसिंग एंजाइम, ये क्या होता है? ये ऐसे एंजाइम हैं जो किसी बाहरी संरचना, कौन सी संरचना? बाहरी संरचना, जैसे कोशिका भित्ति को तोड़ते हैं, जिससे कोशिका के अंदर उपस्थित डीएनए, प्रोटीन और अन्य अणु बाहर निकल जाते हैं। जब कोशिका की भित्ति टूट जाएगी तो उसके अंदर जो भी कुछ होगा, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन वगैरह सब कुछ बाहर निकल जाएगा, ठीक है। लाइसोजाइम, अब ये जो लाइसिंग एंजाइम होते हैं इन्हीं के प्रकार हैं ये तीनों, लाइसोजाइम, सेल्यूलोज और काइटिनेज, ठीक है। अब लाइसोजाइम क्या होता है? यह एंजाइम मुख्य रूप से जीवाणु की कोशिका की भित्ति को तोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। जो लाइसोजाइम है ये जीवाणु कोशिका की भित्ति को तोड़ता है, और जो सेल्यूलोज होता है ये पादप की कोशिका भित्ति को तोड़ता है, ठीक है। और जो काइटिनेज होता है ये कवक की कोशिका की भित्ति को तोड़ता है। अब ये तोड़ता कैसे है? कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किससे? काइटिन से बनी होती है। काइटिनेज एंजाइम काइटिन के बंधों को तोड़ता है, जो काइटिन होता है उसके बंधों को तोड़ता है काइटिनेज एंजाइम, जिससे कवक की कोशिका भित्ति टूट जाती है और डीएनए निकाला जा सकता है, ठीक है। हम इन एंजाइम का उपयोग क्यों करते हैं? ताकि हम कोशिका से डीएनए निकाल सकें, ठीक है, हम अपना वांछित जीन प्राप्त कर सकें। अगला है हमारा उसी में है ये लाइगेज या डीएनए लाइगेज। इसे आणविक गोंद भी कहा जाता है। आणविक गोंद क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम जो डीएनए खंड होते हैं, जो डीएनए के दो खंड होते हैं, उनको जोड़ते किससे हैं? डीएनए लाइगेज या लाइगेज से, इसीलिए गोंद भी कहा जाता है, इसे आणविक गोंद भी कहा जाता है। यह डीएनए के दो अलग अलग टुकड़ों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, जिससे नया फॉस्फोडाइएस्टर बंध बनता है। मतलब जो वांछित जीन होता है और प्लाज्मिड होता है, वहाँ उन दोनों के खंडों को जोड़ता है, ये दोनों डीएनए तो होते हैं, ठीक है। अब अगला है हमारा न्यूक्लियेज एंजाइम या आणविक कैंची। मतलब ये एंजाइम जो न्यूक्लियेज एंजाइम होते हैं ये डीएनए को काटते हैं, ठीक है। अब ये तीन प्रकार के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियेज, एंडोन्यूक्लियेज और प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज, ठीक है। इसमें पहला है हमारा एक्सोन्यूक्लियेज, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम डीएनए के किनारों से न्यूक्लियोटाइड को काटते हुए एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम डीएनए के किनारों से न्यूक्लियोटाइड को काटते हैं। यह केवल डीएनए श्रृंखला के 5' या 3' सिरे में ही काटते हैं, ठीक है। अब देखो ये होता है हमारा डीएनए, ऐसा होता है डीएनए। अब ये होगा 5', ये होगा 3', और ये होगा 3', ये होगा 5', ठीक है। अब जो एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम है ये खाली किनारों पे काटेगा, कहाँ पर? किनारों पे। तो क्या लिखा है? 5' या 3' सिरे में ही काटे, मतलब खाली इस सिरे में ही काटेंगे, बस इन सिरे में, और कहीं नहीं काटेंगे, बीच में कहीं भी नहीं काटेंगे, ठीक है। और एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम ये क्या होता है? एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम डीएनए को बीच में कहीं से भी काट सकता है। यह डीएनए श्रृंखला के भीतर फॉस्फोडाइजेस्टर बंध को तोड़ता है, और जिसके अंदर जो बंध है इनको तोड़ेगा, ये बीच में कहीं से भी काट देगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं से भी काट देगा ये। और जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या होता है? देखो, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम एक विशेष प्रकार का एंडोन्यूक्लियेज है, ये विशेष प्रकार का है। यह एंजाइम डीएनए को विशिष्ट अनुक्रम की पहचान कर काटते हैं। यह पैलिंड्रोमिक अनुक्रम होता है। पैलिंड्रोमिक अनुक्रम कौन सा होता है? जो आगे से और पीछे से पढ़ने पर सेम हो, जैसे जहाज है, ये आगे से पढ़ेंगे तब भी जहाज होगा, पीछे से पढ़ेंगे तब भी जहाज होगा, जहाज 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 जहाज, ठीक है, ऐसे। प्रथम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज हिंड सेकंड है, जिसकी खोज 1963 में की गई थी। कब की गई थी? 1963 में। हिंड सेकंड डीएनए अणु को विशिष्ट बिंदु पर काटते हैं। हिंड सेकंड डीएनए अणु को एक विशिष्ट बिंदु पर काटते हैं, जहां पर 6 नाइट्रोजन क्षार युग्मों का एक विशेष अनुक्रम होता है। कितने? 6, ठीक है। अब तक लगभग 900 प्रतिबंधन एंजाइम ज्ञात हो चुके हैं। मतलब जो आणविक कैंची है हमारी, जो डीएनए को काटती हैं, वो कितने प्राप्त किए जा सके? 900 प्राप्त किए जा चुके हैं, जो लगभग जीवाणुओं के 230 से अधिक प्रभेदों से खोजे जा चुके हैं। अब ये प्रभेद क्या होता है? हमने 5 चैप्टर में पढ़ा था, एस प्रभेद, आर प्रभेद होते नहीं है, वही है ये प्रभेद, ठीक है। इको R1
EcoR1 एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रतिबंधन एंजाइम है। यह GAATTC अनुक्रम को पहचानता है और G और A के बीच से काटता है, जिससे चिपचिपे सिरे उत्पन्न होते हैं। मतलब ये देखो, यह है GAATTC, ये कहाँ होता है? देखो जैसे DNA है, देखो ये क्या DNA है, इसमें ये सिरे भी तो होंगे GAATTC, फिर यहाँ पे होगा ऐसे CTTAAG, ठीक है, और यहाँ से ऐसे जुड़े हुए होंगे एक दूसरे से। और ये कैसा अनुक्रम है? पैलिंड्रोमिक है, पैलिंड्रोमिक अनुक्रम। देखो ये G है, ठीक है, ये यहाँ से देखो GAATTC, ये इसका उल्टा है लिखा हुआ, लेकिन आगे से और पीछे से पढ़ने में सेम ही तो है। और देखो ये जो है EcoR1, ये GAATTC अनुक्रम को पहचानता है और G और A के बीच से काटता है। अब ये G और A है, यहाँ से बीच से काटेगा इसको, यहाँ से और यहाँ से, दोनों साइड काटेगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है, काटता है, जिससे चिपचिपे सिरे उत्पन्न होते हैं। जब इसको काट देगा ऐसे, तो कैसे सिरे उत्पन्न होंगे? चिपचिपे, इस तरह से। देखो क्या होगा? GCTTAG यहाँ से काटा और यहाँ से काटा, अब ये कट गए। अब ये जो सिरे हैं, ये जो सिरे हैं, ये कैसे होंगे? चिपचिपे सिरे। और ये जो मान लीजिए कोई हमारा वांछित जीन है, हम एक प्लाज्मिड है, उसको भी इसी तरह से काटेंगे, तो ये जो है ये सिरे चिपचिपे होंगे, जिससे ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। मतलब मान लो ये प्लाज्मिड का है और ये किसका है? वांछित जीन का, तो ये जुड़ जाएंगे ना, चिपचिपे होंगे, तभी तो जुड़ पाएंगे एक दूसरे से, वरना नहीं जुड़ पाएंगे। अब ये सिरे कैसे हैं? चिपचिपे सिरे, ठीक है। अब संवाहक या वाहक क्या होता है? देखो, संवाहक, वाहक, वेक्टर और क्लोनिंग वाहक, चारों का मतलब एक ही है, वाहक या संवाहक या क्लोनिंग वाहक, सबका मतलब क्या है? एक ही, वाहक। संवाहक एक DNA अणु होता है। संवाहक क्या? एक तरह का DNA ही तो होता है, जिसका उपयोग किसी वांछित DNA को परपोषी कोशिका के अंदर उसके कई प्रतिकृति बनाने के लिए किया जाता है। यह आनुवंशिक इंजीनियरिंग में एक महत्वपूर्ण उपकरण है। मतलब आनुवंशिक इंजीनियरिंग मतलब जिसमें हम पुनर्योगज DNA बनाते हैं। पुनर्योगज DNA तब तक नहीं बनेगा जब तक उसमें संवाहक या वाहक नहीं होगा, क्योंकि वाहक में क्या होता है? ORI स्थल होता है और वो हमारे वांछित जीन की कॉपी करता है, ठीक है। संवाहक के गुण, मतलब एक अच्छे संवाहक में क्या क्या गुण होने चाहिए? प्रतिकृति का उत्पत्ति केंद्र होना चाहिए, और सिलेक्टेबल मार्कर यानी चयन योग होना चाहिए, और वो क्लोनिंग स्थल होना चाहिए, है ना। अब इसी के बारे में पढ़ेंगे। ORI स्थल होना चाहिए इसमें, प्रतिकृति का उत्पत्ति केंद्र। जो DNA होता है इसमें जो ORI स्थल होता है, यहीं से कॉपी बननी शुरू होती है ORI स्थल से, ठीक है। यह वह विशेष क्षेत्र है जहाँ से प्रतिकृति की प्रक्रिया शुरू होती है, ठीक है, यहाँ से प्रतिकृति की प्रक्रिया शुरू होती है, तथा प्रतिकृति किए गए जीन की संख्या को भी नियंत्रित करता है। कौन? ORI स्थल, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सिलेक्टेबल मार्कर या चयन योग। सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है? इसे चयनात्मक चिन्हक जीन भी कहते हैं, ठीक है, सिलेक्टेबल मार्कर को। यह एक जीन होता है जो रूपांतरित कोशिकाओं को गैर रूपांतरित कोशिकाओं से अलग करने में सहायता करता है। मतलब रूपांतरित कोशिकाएं क्या होती हैं? जिस जीवाणु या परपोषी कोशिका में प्लाज्मिड DNA गया हो उसे क्या बोलेंगे? रूपांतरित कोशिका। और जिसमें ना गया हो वो कैसी होगी? गैर रूपांतरित कोशिका, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? एंटीबायोटिक प्रतिरोधक जीन, यह 2 प्रकार के होते हैं। जो सिलेक्टेबल मार्कर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2, एपिसिलियम रेजिस्टेंस जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, आर का मतलब है रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये एम्पिसिलिन को शॉर्ट में लिखा है AMP, ऐसी टेट्रा को शॉर्ट में लिखा है TET, और आर का मतलब है रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्लोनिंग स्थल। क्लोनिंग स्थल क्या होता है, ठीक है। क्लोनिंग स्थल, क्लोनिंग स्थल संवाहक पर एक विशेष स्थान है। कैसा स्थान है? विशेष। क्यों है विशेष? क्योंकि यहीं से क्लोनिंग होनी शुरू होती है, जहाँ पर प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम DNA को काटती है। जैसे हमारा ये संवाहक है, ठीक है, ये क्या है? हमारा संवाहक है, मतलब मान लो प्लाज्मिड है। अब इसको DNA
प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काटेगी यहाँ से, तो ये कैसी बन जाएगी, ऐसी। ठीक है, अब ये क्या होगा, क्लोनिंग स्थल। इसे क्या बोलेंगे, क्लोनिंग स्थल बोलेंगे इसे। ठीक है, क्लोनिंग स्थल। यहाँ से मतलब डीएनए को काटती है ना, काटा इसको, जहाँ वांछित जीन को जोड़ा जाता है। अब यहाँ किसको जोड़ा जाता है, वांछित जीन को। जो वांछित जीन होता है हमारा, वही यहीं पे तो जोड़ा जाता है। एक अच्छे संवाहक में केवल एक ही क्लोनिंग स्थल होना चाहिए। अब एक ही क्लोनिंग स्थल क्यों होना चाहिए, अगर ये क्लोनिंग स्थल है, अगर एक से अधिक होंगे तो हमारा डीएनए कैसे होगा, ये प्लाज्मिड इस टाइप का हो जाएगा। अगर एक से अधिक होंगे तो, अगर एक से अधिक होंगे तो ये तो टूट के बिखर जाएगा। ऐसा तो हमारा वांछित जीन जुड़ ही नहीं पाएगा कहीं पर। अगर इसमें एक ही होगा तभी तो वांछित जीन जुड़ पाएगा। अगर एक से अधिक होंगे इसमें क्लोनिंग स्थल तो ये टूट के बिखर जाएगा। ठीक है, इसीलिए एक अच्छे संवाहक में केवल एक ही क्लोनिंग स्थल होना चाहिए, ताकि डीएनए को सही जगह पर जोड़ा जा सके। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे संवाहक के उदाहरण। प्लाज्मिड, प्लाज्मिड देखो, प्लाज्मिड 3 प्रकार के होते हैं, PBr322, TI प्लाज्मिड और RI प्लाज्मिड। TI प्लाज्मिड और RI प्लाज्मिड जो है ये है प्राकृतिक, और जो PBr322 है ये है कृत्रिम। ठीक है, और अगला है हमारा जीवाणु भोजी। ये भी एक संवाहक की तरह कार्य करता है। ये एक विषाणु है जो संवाहक की तरह उपयोग किया जाता है। और रेट्रोवायरस यानी पष्ट विषाणु, ये भी संवाहक के रूप में कार्य करता है। और बैक और यैक, बैक क्या होता है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यैक ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बैक्टीरिया में उपयोग होने वाला बड़ा कृत्रिम संवाहक है। ये जो है ये बैक्टीरिया में उपयोग होने वाला बड़ा संवाहक है, कृत्रिम वो भी। और ईस्ट या खमीर में उपयोग होने वाला बहुत बहुत बड़ा कृत्रिम संवाहक है कौन, यैक। ये बहुत बड़ा वो है संवाहक। ठीक है, वो भी कृत्रिम। अब हम पढ़ेंगे PBr322 प्लाज्मिड के बारे में। ठीक है, यह कृत्रिम प्लाज्मिड है, मतलब ये हाथ से बनाया गया है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग बैक्टीरिया में जीन स्थानांतरण में किया जाता है। मतलब किसी बैक्टीरिया में जीन स्थानांतरण करने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। ठीक है, देखो ये है हमारे सेलेक्टेबल मार्कर, ये है एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, और ये है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, और ये ओराई स्थल है। और ये ROP, ROP क्या होता है, रिप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, यानी यहाँ से ये क्लोनिंग स्थल है, मतलब यहाँ से प्लाज्मिड की कॉपी बननी शुरू होगी। और ये ORI स्थल है, ये किसमें होता है, प्लाज्मिड में ही है, प्लाज्मिड ही है ये। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे rDNA तकनीक के चरण, यानी rDNA मतलब रिकॉम्बिनेंट DNA या पुनर्योगज DNA, और इसके तकनीक के चरण। DNA का पृथक्करण, सबसे पहले या सर्वप्रथम बात एक ही होती है, सबसे पहले जिस जीव का वांछित जीन लेना है, हमें मान लो किसी जीव का वांछित जीन लेना है, तो हम क्या करेंगे, उसकी कोशिका से DNA को अलग किया जाएगा। जब उसकी कोशिका से DNA को अलग करेंगे तभी तो हमें हमारा वांछित जीन प्राप्त होगा। इसीलिए कोशिका की भित्ति को तोड़ने वाले एंजाइम का उपयोग किया जाता है। मतलब पहले कोशिका की भित्ति को तोड़ा जाएगा, कोशिका की भित्ति तोड़ने वाले एंजाइम से, फिर उससे DNA को हम बाहर निकालेंगे, जिससे हमारा वांछित जीन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे DNA का खंडन। इसके बाद अलग किए गए DNA को प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटा जाता है। जो हमने उससे अलग किया DNA, उसको प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटा जाता है। यह DNA को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिससे वांछित जीन प्राप्त होता है। जो जीन होता है वो DNA के छोटे से खंड को ही तो जीन कहते हैं। हमने इसमें DNA के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए तो हमें इससे क्या प्राप्त होगा, वांछित जीन। ठीक है, अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा DNA खंडों का पृथक्करण। कटे हुए DNA के खंडों को इस प्रक्रिया, जिसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, से अलग किया जाता है। मतलब ये जो प्रक्रिया, इससे अलग किया जाएगा DNA के खंडों को। ठीक है, इसमें क्या होगा आगे देखो। इस प्रक्रिया में DNA के ऋणात्मक आवेश के कारण, DNA में कौन सा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश के कारण वे जेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। ठीक है, अब वांछित जीन का प्रबंधन या PCR। इस तकनीक का उपयोग करके लाखों प्रतिकृतियां बनाई जाती हैं। PCR का मतलब ये होता है लाखों प्रतिकृति बनाना। ठीक है, इसके बाद होगा लाइगेशन। वांछित जीन को एक संवाहक से जोड़कर पुनर्योगज DNA बनाया जाता है। जो लाइगेशन है मतलब कि वांछित जीन को जोड़ना। लाइगेज क्या करता है, जोड़ता है। लाइगेशन का मतलब ये होता है जोड़ना।
वांछित जीन को एक संवाहक से जोड़कर पुनर्योगज डीएनए बनाया जाता है। मतलब लाइगेशन होता है, 2 डीएनए खंडों को जोड़ा जाता है। इसके बाद है परपोषी में प्रवेश। जब हमारा पुनर्योगज डीएनए बन जाएगा लाइगेशन होने के बाद, तो हम क्या करेंगे, पुनर्योगज डीएनए को परपोषी कोशिका में डाला जाता है। उसके बाद परपोषी कोशिका में डाल देते हैं। फिर उसके बाद उत्पादन। बायोरिएक्टर से जैसे बड़े बड़े बर्तनों में कोशिकाओं की वृद्धि कराकर वांछित उत्पाद जैसे प्रोटीन की बड़े पैमाने पर कार्य किया जाता है। देखो जो बायोरिएक्टर होता है ये क्या होता है, एक बड़ा बर्तन होता है जिसमें कोशिकाओं वगैरह की वृद्धि वगैरह कराई जाती है और उससे वांछित उत्पाद प्राप्त होता है, जैसे प्रोटीन हार्मोन टीके वगैरह, इनकी बड़े पैमाने पर वृद्धि कराई जाती है। ठीक है। अब पीसीआर क्या होता है, यानी पॉलीमरेज चैन अभिक्रिया क्या होता है। पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। ठीक है। इसको जो पीसीआर होता है या पॉलीमरेज चैन अभिक्रिया, इसको इन विट्रो रिप्लिकेशन भी कहते हैं या पात्र प्रतिकृतिकरण भी कहते हैं। ठीक है। पीसीआर एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग इन विट्रो प्रयोगशाला की ट्यूब में किया किसी भी वांछित डीएनए के खंड की लाखों प्रतिकृति बनाने के लिए किया जाता है। मतलब जो पीसीआर है इसका उपयोग हम इन विट्रो रिप्लिकेशन के रूप में करते हैं। मतलब जो प्रयोगशाला में परख नली होती है, परख नली में हम उसकी वृद्धि कराते हैं, कॉपी बनाते हैं, कॉपी। ठीक है। प्रतिकृति मतलब यह एक बहुत ही तेज और कुशल तरीका है। ये मतलब बहुत ज़्यादा आराम से हो जाती है, एकदम तेज़ी से होती है, जिससे डीएनए की यात्रा को बहुत कम समय में कई गुना बढ़ाया जा सकता है। मतलब जिससे बहुत कम समय में डीएनए की कई सारी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब डीएनए के मतलब बहुत टाइम लगता है इतनी कॉपी बनने में, जितनी हम कम समय में कई गुना बना सकते हैं। ठीक है। यह 3 चरणों में पूरा होता है। कितने चरणों में, 3 चरणों में। देखो विकृतीकरण क्या होता है, इस चरण में डीएनए के दोनों रज्जु को लगभग 94 डिग्री सेल्सियस के उच्च तापमान पे गर्म किया जाता है। मतलब जो डीएनए होता है उसके जो दोनों रज्जु होते हैं, ये डीएनए है, इसका एक रज्जु ये है, एक रज्जु ये है, कितने रज्जु होगा, 2 रज्जु। इन दोनों को गर्म किया जाएगा उच्च तापमान पर, कितने, 94 डिग्री सेल्सियस पर, और दोनों रज्जु एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जब हम 94 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं दोनों डीएनए को, तो दोनों रज्जु एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है। तापानुशीलन। इस प्रक्रिया में लगभग 50 से 65 डिग्री सेल्सियस तापमान पर प्रयोग किया जाता है, जिससे प्राइमर डीएनए के अलग हुए रज्जु के पूरक क्षेत्र में जुड़ जाते हैं। अब पूरक क्षेत्र कौन सा होगा, जैसे हमारा ये डीएनए है, क्या डीएनए, तो एक प्राइमर यहाँ जुड़ेगा तो दूसरा यहाँ जुड़ेगा। अगर ये 5' है 3' होगा तो ये कौन सा होगा, 3' ही होगा, 5'। अब प्रतिकृति कहाँ से बनती है, 5' से 3' की ओर बनती है, तो यहाँ बनेगा एक प्राइमर, एक यहाँ बनेगा, फिर यहाँ से कॉपी बनती हुई चली जाएगी। ठीक है। अब पूरक क्षेत्र यानी कि विपरीत बिल्कुल। ठीक है। विस्तारण। इसमें 72 डिग्री सेल्सियस पर कार्य किया जाता है, जिससे टैक पॉलीमरेज एंजाइम प्राइमर के सिरे से डीएनए के नए रज्जु बनाना शुरू करते हैं। मतलब जो टैक पॉलीमरेज एंजाइम होगा, ये जो प्राइमर है, इनके सिरे से डीएनए के नया रज्जु बनेगा, भी रज्जु बनेगा यहाँ से। अभी जो रज्जु बनेगा ये कौन सा होगा, नया रज्जु होगा, यहाँ से सिर्फ बनेगा। ठीक है। कौन बनाना शुरू करता है, टैक पॉलीमरेज एंजाइम। अब है बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर का क्या होता है, बायोरिएक्टर, देखो बायोरिएक्टर एक ऐसा बड़ा बर्तन है जो सूक्ष्म जीवों, पौधों, जंतु कोशिकाओं को बड़े पैमाने पर वृद्धि करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी हमें किसी चीज़ की वृद्धि करनी है बहुत ज़्यादा, तो हम उसमें किसका उपयोग करेंगे, एक बड़ा बर्तन चाहिए, उसे क्या बोलेंगे, बायोरिएक्टर। ठीक है। ताकि वांछित उत्पाद जैसे प्रोटीन, एंजाइम आदि प्राप्त किए जा सकें। इसमें तापमान, पीएच यानी अम्लता या क्षारीय, अम्लीय या क्षार, O2 की मात्रा कम है या ज़्यादा, और पोषक तत्वों की आपूर्ति को लगातार नियंत्रित किया जाता है। मतलब इसको यह देखभाल करते रहते हैं कि तापमान कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गया, या पीएच कम या ज़्यादा नहीं हो जाए। ये सब क्या करता है, लगातार नियंत्रित करता है। विलोड़ित हौज क्या होता है, देखो यह सबसे सामान्य प्रकार है जिसके अंदर, ये सबसे सामान्य प्रकार है किसका, बायोरिएक्टर का। यह बायोरिएक्टर का सबसे सामान्य प्रकार है जिसके अंदर विलोवक सभी घटकों को समान रूप से मिलाता है। अब विलोवक क्या होता है, जैसे हम सब्जी चलाते हैं करछली से,
तो कशली क्या है, उसमें विलोपक के सभी घटकों को मिला रही है समान रूप से। वैसे ही वायु रिएक्टर यानी विलोड़ित हौज क्या है, जिसके अंदर एक विलोपक होता है जो सभी घटकों को समान रूप से मिलाता है। ठीक है, ओके। अब हम पढ़ेंगे, देखो ये है वायु रिएक्टर। ठीक है, इसमें ये क्या है, ये मोटर है और ये अम्लीय मतलब ये पीएच है, नियमन नीति मतलब पीएच जांचते हैं कहीं अम्लता या क्षारता ज़्यादा ना हो जाए। और ये फैन है और ये चपटे फलक है, चपटे फलक वाला प्रेरक है। ये संवर्धन तरल है, यहाँ पर संवर्धन तरल होता है। और ये वाष्प निर्जीवीकरण हेतु है, ये मतलब वाष्प ताकि यहाँ से निकल सके। ठीक है, और ये जीवाणु रहित हवा, यहाँ पर ये जीवाणु रहित हवा। अब क्या है हमारा अनुप्रवाह संसाधन क्या होता है। अनुप्रवाह संसाधन या डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग मतलब इसमें भैया मतलब शुद्ध किया जाता है उसको। अनुप्रवाह संसाधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जैव संश्लेषित उत्पाद मतलब जो जैव संश्लेषित उत्पाद होता है जैसे प्रोटीन, एंजाइम या हार्मोन, उसको क्या करते हैं, उसकी अशुद्धियों से अलग किया जाता है। मतलब जो जैव संश्लेषित उत्पाद होता है उसमें जो भी अशुद्धियाँ होती हैं उनसे अलग किया जाता है और उसे अंतिम उपयोग के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, अनुप्रवाह संसाधन के दो मुख्य चरण हैं, पृथक्करण और शुद्धिकरण। पृथक्करण क्या होगा, इस चरण में उत्पाद को जैव संश्लेषण के माध्यम से अलग किया जाता है। मतलब जो उत्पाद होगा प्रोटीन, एंजाइम या हार्मोन वगैरह, उसको जैव संश्लेषण के माध्यम से अलग किया जाएगा। इसके लिए बायो रिएक्टर से प्राप्त मिश्रण को छानकर अलग किया जाता है। ठीक है, उसको छान लेंगे फिर अलग हो जाएगा। शुद्धिकरण, इस चरण में अलग किए उत्पाद से शेष बची अशुद्धियों को हटाकर उसे शुद्ध किया जाता है। मतलब उसमें जितनी भी अशुद्धियाँ बची हैं उन सबको हटा देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, वो शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, बाय बाय, टाटा।